नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। बेंगलोर से है क्या कोई? ऐसा बच्चा पूछ रहा है, उठा ही था। चलिए, तो आप सभी का अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम है साथियों हिस्ट्री की एक और शानदार जोरदार जबरदस्त सी क्लास में। तो साथियों, हमारी क्लास काफी हो चुकी है और बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है और अच्छे से आपने चीजें साथियों कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। तो एक बार जल्दी से फटाफट से स्पीड से आ जाओ साथियों। और वीडियो को बेटा शेयर वगैरह आप करते हो कि नहीं करते? पता नहीं मुझे, करते हो कि नहीं करते। छोटी सी बात एक और बता देना चाहता हूँ साथियों कि हमारा जो क्लास का टाइम टेबल है, वो क्लास का टाइम टेबल जो है साथियों, हमारा ये टाइम टेबल रहता है। 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। मैं शाम को 9 बजे आता हूं साथियों और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये हमारा एक टाइम टेबल है जिसमें हम विराट बैच के अंतर्गत साथियों जीके जीएस की क्लास, मैथ की, साइंस की और रीजनिंग की क्लास लेके चल रही है। पीडीएफ जो मिलती है वो साथियों आपको इस साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम पर मिलती है, जाके इससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे बच्चे आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक देखकर खुश हो गए होंगे बहुत सारे बच्चे, सर मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य बड़ा एक गौरवमय इतिहास रहा है मराठाओं का, और देश के स्वाभिमान की बात है कि स्वराज सिद्ध करने के लिए साथियों इन लोगों ने अपने आप को कभी भी झुकने नहीं दिया था। अपने आप को साथियों कभी चाहे मुगल सल्तनत हो, चाहे साथियों हम बात करें अंग्रेज हो, उनके सामने कभी ये झुके नहीं थे। वो वीर शिवाजी, संभाजी, साहू जी, ये सब लोग हुआ करते थे जो अपने आप को साथियों वर्चस्व बना के रखते थे। बाद में पेशवाओं ने कमाल संभाली। तो पेशवाओं के बारे में तो मैंने आपको बताया भी होगा कि कभी दिल्ली की तरफ अटैक कर दिया था। मात्र 500 घोड़ों की सेना ने पूरी दिल्ली को थाम दिया था, दिल्ली को रोक दिया था। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई थी कि बाहर निकल पाए। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखी होगी। बहरहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मराठा साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, और मराठा साम्राज्य में आप सबको बहुत मजा आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को साथियों आप लेके चलोगे। तो जल्दी से एक बार फटाफट से आ जाओ और एक बार ये बताओ कि भाई आप वीडियो क्यों शेयर नहीं करते हो? क्यों भाई, क्या लगता है आपको वीडियो आप शेयर क्यों नहीं करते हो? देखो बेटा, सारे बच्चे वीडियो को शेयर किया करो, एक बार कर दिया करो, ठीक है? जैसे आपने शुरू में कर दिया, कभी कहीं कर दिया, कभी कहीं कर दिया। बाद में जो बच्चा साथियों आएगा ना, फिर उसे तो हम देख लेंगे, है ना, वो संतुष्ट होके जाएगा, सेटिस्फाई होके जाएगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करना कि मेरे सामने कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं। बस मुझे एक जिद्दी गर्ल दिख रही है जो एग्जिट कह रही है, टेक ए रेस्ट मैम। अरे ये किसकी कमेंट लग गई? एक सेकंड दोस्तों, तभी तो कह रहा है यार, मेरे सामने जो कमेंट है वो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा तो ऐसे कमेंट करता ही नहीं है। अभी मेरे को दिखा है। हमारी ना किसी और की भी क्लास होती है ना, तो उनकी कमेंट हमारे सामने चल रही थी। हम कह रहे यार, हमारे वाले बच्चे तो इतने धीरे धीरे कमेंट नहीं करते, हमारे तो उड़ा के रख देते हैं कमेंटों को। चलो शुरू करें। ओके चलो दोस्तों, देखो सबसे मुख्य बात क्या है कि मैं आपको एक भारत के मैप से साथ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के मैप पर क्या हो रहा था। ये विजिबल है ना, आपको अच्छे से दिख रहा है ना? थोड़ा सा और मैं विजिबल कर देता हूं दोस्तों। जिस समय हम मराठा साम्राज्य को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय स्थिति ये हुआ करती थी कि जो मराठे हुआ करते थे, ये मुख्यतः साथियों महाराष्ट्र के क्षेत्र पर क्या करते थे? महाराष्ट्र के क्षेत्र पर साथियों यहाँ पर शासन किया करते थे। अगर आप देखोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि मान लो साथियों ये वाला इनका क्षेत्र हो गया, जबकि मुगल बादशाह कहां बैठता था? मुगल बादशाह दिल्ली पर बैठता था। तो दिल्ली का जो बादशाह है वो पूरे देश को कंट्रोल करता था। दिल्ली का बादशाह पूरे देश को साथ में कंट्रोल करता था, और मराठे जो थे ये स्वराज के लिए लड़ते थे। मैंने कल एक बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था ये स्वराज के लिए लड़ रहे थे। मैं क्लियर करूंगा। दूसरी समस्या क्या थी कि इसी समय पर यहां कुछ और भी चल रहा था। अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर यहां मैसूर पड़ता है। मैसूर के शासक जो थे वो अंग्रेजों का साथियों सामना करते हैं। मैं मराठों का एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखो तो साथियों हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, ये कभी मराठों के साथ, कभी साथियों मैसूर के साथ। तीसरी तरफ आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर साथियों अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ और भी लोग मिलेंगे, जिसमें से आप जानते हो बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में। किसके बारे में? गोलकुंडा भी लिखते हैं, जिसमें से तो आप गोलकुंडा के बारे में जानते हो। तो गोलकुंडा जो हुआ करता था, ये गोलकुंडा के क्षेत्र की बात करें तो गोलकुंडा सत्य मुस्लिमों का क्षेत्र हुआ करता था।
यहां पर जो व्यक्ति बैठता था गोलकुंडा क्षेत्र पर, वह सत्य इस्लामिक अपने आप को मानता था, क्षेत्र को इस्लामिक बनाने की कोशिश करता था। तो कई बार सत्य गोलकुंडा का जो सरदार होता था, ये गोलकुंडा का सरदार कई बार सत्य इन मराठों से भिड़ जाया करता था। तो मराठे जिस समय सरवाइव कर रहे हैं ना, उस समय ना तो सत्य दिल्ली के अंदर इनका कोई फेवर लेने वाला है, ना सत्य दक्षिण भारत, ना सत्य हैदराबाद के निजाम, ना गोलकुंडा बीजापुर के कोई व्यक्ति, इनका कोई सत्य साथ देने वाला व्यक्ति नहीं था। ये वह व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सत्य भारत के अंदर ध्वज पताका को दोस्तों अपने दम पर सत्यो ऊंचा रखने की कोशिश करी है। अच्छा, दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, कल मुझे काफी आहत हुआ। एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था और उसने कई जगह पे कमेंट कर रखा है, सर आप भी हिंदू मुसलमान बात करते हो। जब इस कमेंट को मैंने पढ़ा कल की क्लास में, तो मुझे बड़ा बेकार सा फील हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मोहम्मद बिन कासिम को गुनहगार बताना, गलत बताना, सत्य हिंदू मुस्लिम बात करना है, तो फिर मुझे हिंदू मुस्लिम बात पसंद है। अगर मोहम्मद गौरी को गद्दार बताना, हिंदू मुसलमान करना कहा जाता है, तो फिर मुझे हिंदू मुसलमान बात सत्य पसंद है। अगर सत्यो औरंगजेब जैसे व्यक्तियों को, बाबर जैसे व्यक्तियों को सत्यो अगर गद्दार कहना, इन लोगों को गाली देना, इन लोगों को सत्यो बताना कितने कट्टर थे, अगर ये हिंदूवाद और मुसलमानवाद है, तो फिर ये पसंद है। आप समझने की कोशिश किया करो दोस्तों, ये लोग हमारे थे ही नहीं, हमारे जो आज के हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे सत्यो हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, आप सत्य खुदीराम जी की बात करें, हमारे ये लोग हुआ करते थे साथियों जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। इन लोगों को, जो इस्लामिक ये लोग हैं, इनको हम अपना कभी नहीं मान सकते। और आपको भी ये बात समझनी होगी कि ये साथियों असली इस्लामिक लोग थे ही नहीं, क्योंकि पैगंबर साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो करना, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत करना। और ये लोग क्या करते थे, भारत में आके भारत की महिलाओं की इज्जत लूटते थे, भारत के लोगों के खजानों को लूटा करते थे। तो फिर ये किस बात के साथियों अच्छे हैं? हम इनके लिए कभी साथियों हमारे दिल में कोई थोड़ी सी भी साथियों क्या प्यार नहीं बसेगा। रहेगा तो क्या रहेगा दोस्तों, सिर्फ नफरत। प्यार बसेगा अब्दुल कलाम जी के लिए, प्यार बसेगा खुदीराम के लिए, प्यार बसेगा साथियों भारत के अंदर जान नौछावर करने वाले हर उस मुसलमान भाई के लिए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने जानों की नौछावर कर दी। तो इसलिए साथियों थोड़ा इस बात को समझना कि अगर कोई साथियों किसी भी घराने का व्यक्ति अगर अंग्रेजों का साथ दे रहा होगा, तो मैंने उसकी साथियों वहां पर निष्ठा को बताया होगा, उसकी चेहरे को साफ किया होगा, चाहे वो कोई भी घराना रहा हो। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों देश के साथ सही नहीं कर रहा, तो हम उसका कैसे उसको प्रेम करें, आप समझने की कोशिश किया करो। तो ये हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें मुसलमानों के बहुत सारे शासक होते हैं, तो बताना पड़ता है वो कितने कट्टर हुआ करते थे। आप इस बात को कभी दिल पे मत लिया करो दोस्तों, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन शिक्षक को साथ जो एक्चुअल चीजें होती है ना वो बतानी पड़ती हैं। हम जहां गांधी जी की बात होती है, जो गांधी जी की कमियां होती हैं हम उनको बताते हैं, अगर वो एग्जाम में आने लायक है तो। समझ पा रहे हो ना बात को? तो हमारे दिल में बेटा ऐसा कभी होता ही नहीं। जब मैं यहां खड़ा हो गया ना मां शारदे के इस मंदिर में, तो मेरे सामने खड़ा हुआ हर बच्चा, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का हो, वो मेरा छात्र है दोस्तों। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर विवाद होना ही होना है, चाहे टीचर कोई कैसा भी पढ़ाए, उसके अंदर साथियों कंट्रोवर्सी हो ही जानी है। मैं आपको पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा ना, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा, देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री चाहे कोई कैसा भी टीचर पढ़ाए, साथियों कंट्रोवर्सी हो ही जानी होती है। चलो शुरू करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस छात्र के अंदर बैठा लास्ट कॉर्नर का बच्चा, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, वो मेरा भाई है, वो मेरा स्टूडेंट है, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। गोलकुंडा जो था ये इस्लामिक क्षेत्र हुआ करता था, और यहाँ के लोग साथियों अपने क्षेत्र को इस्लामिक ही बना के रखना चाहते थे। दूसरी तरफ मराठा जो लोग थे, ये साथियों स्वराज के लिए, हिंदू धर्म के लिए साथियों राष्ट्र को हिंदू बनाना चाहते थे। तो हमेशा इन लोगों के साथ मराठाओं का टकरार रहा करता था। और मराठाओं में अगर हम बात करें, तो मराठाओं में साथियों सबसे वीर छत्रपति महाराज कहे जाने वाले साथियों शिवाजी। शिवाजी के बारे में आप जानते होंगे, शिवाजी साथियों बहुत वीर बहादुर, बहुत छोटे, मतलब ज्यादा छोटे नहीं, नाटे कद के हुआ करते थे, लंबाई कम हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों औरंगजेब जैसे लोगों के सामने कभी शिवाजी झुका नहीं करते थे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और प्रश्न
अगर बनने वाली बात करें तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ है साथियों ये शिवनेर दुर्ग के अंदर हुआ है। दरअसल एक शिवनेरी देवी हुआ करती थी, उनके नाम पर शिवनेर दुर्ग और इनका नाम शिवाजी, मतलब उनसे साथियों कहीं ना कहीं इन पर आशीर्वाद रहा था। तो शिवनेर दुर्ग के अंदर इनका जन्म जो पुणे है वहां पर हुआ है और इनका जो जन्म हुआ है साथियों यह जन्म इनका 20 अप्रैल 1627 में हुआ है। दरअसल इनके जन्म को लेकर साथियों कई बार विवाद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1630 में हुआ है, तो वो साथियों अलग अलग बात है कि इनके जन्म पर थोड़ा सा साथियों अलग अलग हमें डाटा देखने के लिए मिलता है। तो इनका जन्म साथियों 1627 भी लिखा मिलेगा कुछ किताबों में, कहीं कहीं 1630 भी मिलेगा, तो आप लोड मत लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इनके पिताजी जो हुआ करते थे, इनका नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले के पुत्र हुआ करते थे। वहीं दोस्तों इनकी जो मदर हुआ करती थी, माता जो हुआ करती थी, इनका नाम था जीजाबाई। और दोस्तों भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारे कम राजा, बहुत सारे कम शासक ऐसे मिलते हैं जिन पर उनकी माता का प्रभाव रहा हो। हमेशा पुत्र साथियों पिता के नाम से जाना गया है, पिता के पद चिन्हों पर पुत्र आगे बढ़ता है, लेकिन भारत के इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिन लोगों पर उनकी माता का प्रभाव रहा हो, और उनमें से एक है वीर शिवाजी छत्रपति महाराज। इन पर इनकी माता का सबसे ज्यादा प्रभाव है। बचपन में साथियों पढ़ाने से लेकर रुद्र भूमि तक की शिक्षा दीक्षा जो भी ली गई वो माता के द्वारा दी गई इनको। मतलब साथियों बचपन में अगर हम देखें तो शिवाजी जो बड़े हुए हैं वो अपनी माता से प्रेरित होकर हुए हैं। माता इन्हें पढ़ाया करती थी, माता इन्हें ज्ञान की बात बताया करती थी, माता इनको स्वराज की कहानी सुनाया करती थी, हिंदुत्व के लिए साथियों बातें सुनाया करती थी, जिसका प्रभाव शिवाजी पर डायरेक्ट पड़ा। तो इनकी साथियों सबसे ज्यादा प्रमुख माताजी का नाम पूछा जाता है, इनकी माताजी जीजाबाई हुआ करती थी। दोस्तों इनके दादा भी आपसे पूछ ले जाते हैं, और ना केवल ये दादा थे बल्कि इनके गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल शिवाजी के आपको दो गुरु देखने के लिए मिलेंगे। तो दो आपके कोणदेव हैं, ये कोणदेव शिवाजी के गुरु भी हैं और शिवाजी के दादा भी हैं। क्या है? शिवाजी साथियों शिवाजी के दादा भी हैं और शिवाजी के साथियों ये गुरु भी रहने वाले हैं। दोस्तों शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि जब शिवाजी बहुत छोटे हुआ करते थे, तो शिवाजी की मां ने एक दिन इन शिवाजी को साथियों एक कहानी बता दी तोरण किले की। 1645 की बात थी, तोरण किले की कहानी बताई कि ऐसा ऐसा किला हुआ करता था, ये इतिहास था वगैरह वगैरह। 1645 की बात थी, जब तोरण किले की कहानी जीजाबाई ने सुनाई तो शिवाजी के दिमाग में उठा एक दिन तोरण किला अपना होगा। शिवाजी के दिमाग में क्या उठा? एक दिन तोरण किला अपना होगा। और शिवाजी जब बहुत छोटी उम्र के हुआ करते थे, शिवाजी जब बच्चे की उम्र के हुआ करते थे, पूरी तरह से साथियों इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, उस समय साथियों शिवाजी ने अपनी मां को तोरण का किला जीत के उपहार में दे दिया था। सब शॉक्ड हो गए थे, ये बच्चा तोरण किला कैसे जीत सकता है। यह शिवाजी का पहला किला जीता हुआ माना जाता है, तोरण किला। लेकिन ध्यान रखना कि 1645 का तोरण किले से पहले 1643 में भी शिवाजी ने एक किला जीत लिया था, और इस 1643 में जो किला जीता था इस किले का नाम सिंहगढ़ किला होता है। लेकिन ये इतना साथियों इंपोर्टेंट नहीं होता, शिवाजी के लिए तोरण का किला का महत्व ज्यादा है, क्योंकि मां की कहानियों से प्रेरित होकर शिवाजी ने साथियों इस तोरण के किले को जीतने का काम किया था 1645 बच्चे की उम्र में। दोस्तों अगर हम बात करें तो बचपन में जो शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो इनकी माता जीजाबाई का पड़ा है, और वही इन्हें सतत शिक्षा दीक्षा देने का काम किया करती थी। दोस्तों शिवाजी के मैंने कहा दो गुरु हुआ करते थे। दोस्तों अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है, या सिर्फ इतना पूछा जाए कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम है, तो दोनों प्रश्नों में अंतर होगा। अगर वो कहे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, तब आप आंसर लगाएंगे समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। वहीं जो इनके दादा भी रहे हैं, इनका नाम है कोणदेव, इनसे भी शिवाजी ने सबसे बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया है। आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि शिवाजी के गुरु पूछे और दोनों ही ऑप्शन में मिल जाएं। उस समय आप गौर फरमा लेना कि अगर आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो आपको समर्थ रामदास से ही आंसर लगाना पड़ेगा, और अगर गुरु पूछे तो साथियों कोणदेव लगा दीजिएगा, अगर साथियों यहाँ पर रामदेव आपके ना हो, स्वामी रामदेव साथियों, ठीक है। अच्छा दोस्तों शिवाजी के बारे में कहा जाता है
कि 1656 के समय में 1656 के समय में एक जावली का किला हुआ करता था, जो इन्होंने 1656 में सत्यचंद्र राव से छीनने का काम किया था। और मैं आपको बताऊंगा कि शिवाजी के पास लगभग 35 किले हुआ करते थे, और ये 35 किले उस समय हुआ करते थे जब साथियों भारत पर मुगल सल्तिया उसके शासक औरंगजेब का शासन हुआ करता था। तो वीर शिवाजी जो हुआ करते थे, इन्होंने साथियों बहुत सारे किले जीते, जिनमें 1656 का जवाली का या जावली का किला इसे आप कहते हैं, जो साथियों यहां पर चंद्र राव के द्वारा जीतने का काम किया गया था। मैंने आपसे कहा कि दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा की जो क्षेत्र की बात मैंने आपको बताई थी, तो बीजापुर गोलकुंडा दोनों ही क्षेत्र साथियों अगर हम देखें तो यहां शिवाजी से नहीं बनती थी। अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले बीजापुर के बारे में, किसके बारे में, बीजापुर के बारे में बात करें, तो चाहे बीजापुर की बात करो चाहे मुगलों की बात करो, दोनों से साथियों शिवाजी की बनती नहीं थी, मराठाओं के साथ नहीं बनती थी। और हुआ यूं कि साथियों ये शिवाजी जो थे ये बड़े लड़ने में बड़े माहिर हुआ करते थे। साथियों कहा जाता है कि यहां पर बीजापुर का जो सरदार था, बीजापुर का जो सुल्तान था, जो शासक था, उसने 1659 के समय पर एक व्यक्ति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, और इस व्यक्ति का नाम हुआ करता था अफजल खान। क्या नाम हुआ करता था, अफजल खान। तो 1659 के समय पर शिवाजी की हत्या करने के लिए सत्यो बीजापुर के सरदार या शासक ने, सुल्तान ने सत्यो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा, और अफजल खान से मिलने के लिए यह व्यक्ति आया। दोस्तों इसका इरादा साफ है, इसका सत्यो मकसद साफ है कि क्या करेंगे, शिवाजी को सत्यो यहां पर मारने का काम करेंगे। लेकिन शिवाजी बहुत दिमागदार हुआ करते थे, अच्छे साथियों टैलेंटेड हुआ करते थे। भले ही शिवाजी वॉइस इशू हो रही है क्या, भले ही शिवाजी साथियों छोटे कद के हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी बहादुर बहुत थे, लड़ने मरने में साथियों कभी पीछे नहीं हटते थे। कहा जाता है कि ये अफजल खान जो है ये शिवाजी से मिलने के लिए आया, और बड़ा दिमाग से मिलने के लिए आया। इसने शिवाजी जी से कहा कि शिवाजी देखो, हम लड़ना वरना क्या रखा है, हम बैठते हैं, बात करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं चीजों का, आप ये लड़ने बढ़ने की क्या जरूरत है, शांति से भी तो चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा कोई लड़ना उद्देश्य नहीं है, इन चीजों को मैं समाप्त करना चाहता हूं, तो लड़ने बढ़ने के उद्देश्य से आप चीजों को मत समझना, इन चीजों को साथियों हम खत्म करते हैं, ऐसा ये शिवाजी से कहता है। शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, अगर आप समझौता चाहते हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी साथियों ऐसा कह देते हैं। शिवाजी की सेना ने शिवाजी को बताया कि ये लोग जो हैं गद्दार टाइप के लोग हैं, इनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, जरा संभल के रहना, जरा संभल के रहना। शिवाजी बहुत दिमागदार हुआ करते थे। कहा जाता है कि यहां पर सत्य शिवाजी ने क्या किया कि जंगलों के अंदर अपनी सेना को छुपा दिया, और शिवाजी के लिए साथ डलवा दी, टेबल वेबल बोलते आ जाओ, मोस्ट वेलकम है आपका। यहां पर साथ पेड़ों के पीछे अपनी सेना को छुपा दिया, और यहां पर इस व्यक्ति का दोस्तों अफजल का यहां पर साथ स्वागत करने लगे। और दोस्तों अफजल ने कहा कि शिवाजी हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अकेले मिलेंगे, बात करेंगे और समझौता करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। शिवाजी ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। दोस्तों दोनों क्या है, यहां पर निहत्थे एक दूसरे से मिलने के लिए आई। शिवाजी भी कहा जाता है दोस्तों निहत्थे ही चले गए, लेकिन शिवाजी दिमाग का प्रयोग बहुत अच्छा कर लेते थे। कहा जाता है कि दोस्तों अगर आप इस अफजल को देखोगे तो ये आपको सत्यो अफजल दिखाई दे रहा होगा, मतलब शिवाजी तो इसकी चेस्ट पर ही आते थे, अगर ये गले भी लगते थे तो शिवाजी सत्यो इसी तरह से इनकी चेस्ट पर, सिर्फ सीने पर आते थे। और अफजल ये इतना सत्यो लंबा खड़ा व्यक्ति हुआ करता था कि शिवाजी से शरीर में बहुत ज्यादा हुआ करता था। क्या हुआ कि जब सत्यो शिवाजी और अफजल यहां पर मिले तो दोनों एक दूसरे के सत्यो गले लगने की कोशिश करते हैं, गले मिलने क्या बहाना करते हैं, दिखावा करते हैं कि चलो गले लग लेते हैं। और जैसे ही साथियों, जैसे ही अफजल और शिवाजी गले मिले तो कहा जाता है कि गले मिलने के साथ ही शिवाजी को साथियों अफजल ने अपनी बाहों में दबा लिया, और जैसे ही बाहों में दबाया, दबाने के बाद खंजर छुपा के लेके आया था साथियों अफजल, और खंजर निकाल के शिवाजी की पीठ में घोंप दिया, जिससे कि शिवाजी का काम तमाम हो सके। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, शिवाजी तो शिवाजी थे, जानते थे कि कुछ ना कुछ तो साथियों गद्दारी हो सकती है। अपनी बॉडी के अंदर शिवाजी साथियों एक लोहे का कवच पहन के आए थे,
जैसे आज के समय पर ब्लड प्रूफ जैकेट होती है, उसी तरह से साथियों शिवाजी भी क्या पहन के आए थे, एक अंदर साथियों लोहे की परत से बना हुआ एक कवच पहनकर आए थे। और जैसे ही साथियों इस अफजल ने खंजर घोंपा, जैसे ही खंजर साथियों पीठ में वार किया, खंजर अब बॉडी के अंदर ना जाए। शिवाजी समझ चुके थे गद्दारों ने जात दिखाई, गद्दारों ने जान दिखाई, शिवाजी समझ चुके थे। शिवाजी भी कम तेज नहीं थे। शिवाजी अपने हाथ में एक साथियों नाखून नुमा साथियों अस्त्र पहन के गए थे। जब आप हाथ मिलाओगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप मुट्ठी को बंद करोगे तो यहां से साथियों उसके अंदर कटीले साथियों यहां पर निकले हुए हुआ करते। जैसे आज के समय पर आपने एक होता है लोहे का, आपने पंचवंश जिसका नाम सुना हो, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या कहते होंगे, लोहे का हाथ में पहन लेते हैं, किसी को मार दो सर फाड़ देगा, है ना, ऐसा होता है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो शिवाजी भी साथियों इस तरह से एक अस्त्र अपने हाथों के अंदर, जिसे वाघ नख के नाम से जाना जाता है, मतलब बाघ का मतलब हो गया कि जो बाघ है ना, शेर का जो बाघ होता है, और उसका नख मतलब नाखून, मतलब जैसे बाघ से तो किसी को पकड़ के अपने नाखूनों से फाड़ देता है, उसी तरह से बाघ नख पहन के गए थे। और इन्होंने क्या किया, जब अफजल ने साथियों हाथों से दबा के जब खंजर घोंपने की कोशिश करा, जब ही इन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद किया और लगा दिया बाघ नख को यहां पर और फाड़ दिया अफजल को। अफजल चालाकी करता उससे पहले तो साथियों यहां पर शिवाजी ने गेम खेल दिया, और इस साथियों अफजल को जो बीजापुर के व्यक्ति ने साथियों मारने के लिए भेजा था, 1659 में अफजल खान को शिवाजी ने ठिकाने लगा दिया, मारा। बड़ा चर्चित किस्सा है साथियों अफजल और शिवाजी का। लेकिन दोस्तों वीर शिवाजी छत्रपति महाराज, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने साथियों जो देश के अंदर साथियों, देश के अंदर उन लोगों से, शासकों से लोहा लिया, जिन समय पूरे भारत के लोग साथियों नतमस्तक हो जाते थे उन शासकों के समय पर, जब ये साथियों अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि एक तो साथियों 1659 का वाकया है, जब साथियों अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया था, और दूसरा साथियों यहां पर 1663 का माहौल मिलता है। 1663 के समय में क्या हुआ कि दोस्तों यहां पर औरंगजेब ने अपने साथियों मामा को भेज दिया, जिसका नाम था शाहिस्ता खां। किसको भेज दिया? शाहिस्ता खां। बोले जाओ किसी तरह से कुछ भी हो, किसी तरह से कुछ भी हो, शिवाजी को मार के आना है, किसी तरह से कुछ भी हो, शिवाजी को मार के आना है। और शाहिस्ता खां साथियों किसी तरह से धोखे से शिवाजी से मिलता है और शिवाजी से सामना होता है। लेकिन शिवाजी इतना मारते हैं इस शाहिस्ता खां को, इतना मारते हैं इस शाहिस्ता खां को कि साथियों कहा जाता है कि शिवाजी न केवल मारते हैं बल्कि साथियों शासक के लिए, राजा के लिए एक उपहार तोहफा भिजवाते हैं। इस शाहिस्ता खां को ये भागने लगा, बोले भागता कहां है, रुक कुछ देख के तो जा, ऐसे कैसे चला जाएगा। शिवाजी ने साथियों दौड़ के इस शाहिस्ता खां का अंगूठा काट दिया और क्या दिया, कह देना अपने बादशाह से मुलाकात शिवाजी से हुई थी और एक कटा अंगूठा तुझे हमेशा शिवाजी की याद दिलाता रहेगा। शाइस्ता का इस कटे अंगूठे को लेकर औरंगजेब के पास पहुंचा, बताया मामा है शाइस्ता, तो बताया कि महाराज गायब कर दिया अंगूठा, गायब कर दिया। तो इस व्यक्ति को कटा अंगूठे वाला शाइस्ता खां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कटे अंगूठे वाला शाइस्ता खां। तो बड़ा नायाब उपहार भिजवाया था इसने साथियों। इस शाइस्ता खां को साथियों अंगूठा काट के शाइस्ता खां ने जाके बताया था कि सर उससे मत भिड़ना, चाहता तो गर्दन भी काट सकता था, भयंकर घोर बेइज्जती करके भेजा है, मेरा यहां पर अंगूठा काट लिया है, अंगूठा काट लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो शिवाजी के जीत का जो मुख्य कारण हुआ करता था वो उनकी युद्ध नीति हुआ करती थी। शिवाजी हमेशा एक युद्ध नीति से युद्ध करते थे और वो युद्ध नीति हुआ करती थी, उस युद्ध नीति को आप छापा मार युद्ध नीति के नाम से जानते हो। किसके नाम से? तो छापा मार युद्ध नीति के नाम से जानते हो। सर छापा मार युद्ध नीति क्या होती है? शिवाजी कहते थे मान लो कहीं आपको लूटपाट करनी है, किसी राजा को जाके आपको हराना है, तो एकदम आंधी की तरह से जाओ, आंधी की तरह से जाओ, फटाक से उस पर अटैक करो, जो मिल रहा है फटाफट लूटो स्पीड से। और जब तक लोगों को पता चले कि भाई अटैक हो गया, जब तक तो वहां से पैकिंग करके साथियों निकल लो, जाओ, जो काम करना है जल्दी से करो, फटाफट से भाग जाओ। जब तक लोग संभल पाए, कुछ सोचे समझे, तब तक तो क्या कर लो, तब तक साथियों तो वापस आ लो। इसे साथियों छापा मार क्या कहते थे? युद्ध नीति कहा करते थे।
छापामार युद्ध नीति कहा करते थे। ये साथियों पहाड़ी वगैरह में लड़ने के लिए बहुत माहिर हुआ करते थे, आपको अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। तो इनकी युद्ध नीति छापामार युद्ध नीति हुआ करती थी। और दोस्तों शिवाजी क्या कहते थे, शिवाजी ने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, शिवाजी ने लोगों को समझाया कि देखो आप मुगलों को टैक्स देते हो, आप मुगलों को टैक्स देते हो या अंग्रेजों को टैक्स देते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी रक्षा शिवाजी की मराठा सेना करेगी, आप हमें टैक्स दो, आप हमें सत्य क्या दो, इनका मतलब टैक्स दो, कर दो, और हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और शिवाजी के द्वारा जो टैक्स लिए जाते थे, जो इनके द्वारा से जो कर लिया जाता था, अब ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, शिवाजी के द्वारा दो तरह से टैक्स लिए गए हैं। एक टैक्स का नाम है सत्यो सर्वदेशमुखी टैक्स, और दूसरे का नाम हुआ करता था दोस्तों चौथ टैक्स। दोस्तों यही दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा मराठाओं से पूछे जाते हैं कि शिवाजी कौन से टैक्स लेते थे, सर्वदेशमुखी और चौथ नाम के टैक्स लेने का काम किया करते थे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, चाहे आप यूपी पीसीएस उठा लो, मतलब किसी भी स्टेट का पीसीएस उठा लो, चाहे आप एसएससी उठा लो, चाहे आप रेलवे उठा लो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहां से सर्वदेशमुखी और चौथ से क्वेश्चन ना पूछा हो। सिंपल तो यही पूछता है कि शिवाजी के द्वारा लिए जाने वाले टैक्सों के क्या नाम है। पीसीएस तक के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप साथियों ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ के मत आना। मैं अभी आपको बताऊंगा कितने कितने भाग से लिया जाता था। दोस्तों 1665 की बात हुआ करती थी कि अब शिवाजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। शिवाजी हालांकि दोस्तों दोनों तरफ से सामना कर रहे थे, एक तरफ दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग साथियों अफजल जैसे लोगों को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ से ऊपर से औरंगजेब यानी कि दिल्ली की तरफ से भी साथियों शिवाजी को खतरा है। तो शिवाजी की साथियों वर्चस्वता बढ़ती जा रही थी। जब 1665 के समय पर तो जयसिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, जयसिंह को शिवाजी के लिए पकड़ने के लिए भेजा जाता है। और जब शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा जाता है तो दोस्तों कहा जाता है कि शिवाजी जो थे ये लूटपाट करते रहते थे। जैसे साथियों सूरत बंदरगाह को इन्होंने 2 बार लूटा था, 1664 या शहर को भी कह सकते हैं, 1670 में सर्वदेशमुखी और चौथ टैक्स लेने लगे थे। इन्होंने क्या कह दिया कि मान लो जैसे ये क्षेत्र है, इन्होंने कहा कि आप औरंगजेब को टैक्स क्यों दे रहे हो, आप हमें टैक्स दो। मान लो ये औरंगजेब का क्षेत्र हो गया पूरा, ये शिवाजी का, तो इन्होंने कहा कि भाई आप मुझे टैक्स दो, सर्वदेशमुखी चौथ मुझे दो, मैं औरंगजेब की सेना से तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहली बात तो आपका टैक्स देश हित में जा रहा है, हम भारतीय हैं, इन मुगलों को क्यों टैक्स देना। तो इन्होंने कहा कि आपकी रक्षा मैं करूंगा इसी क्षेत्र की। ये अपना क्षेत्र बढ़ाते ही जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे, जिस वजह से औरंगजेब को दिक्कत होने लगी। दूसरा, लूटपाट करना बंद नहीं करते थे, जहां जाते थे आंधी की तरह जाते थे, तूफान की तरह से आते थे, तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। छापामार युद्ध नीति से सब तो चलते थे। 1665 में जब जयसिंह को पकड़ने के लिए भेजा गया तो दोस्तों कहा जाता है कि जयसिंह के साथ शिवाजी ने साथियों यहां पर संधि करनी पड़ी, और ये संधि जो है, इसी संधि को आप कहते हैं पुरंदर की संधि। दूसरा स्टार लगा रहा हूं यहां पर दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, पुरंदर की संधि कब हुई। क्या पूछा जाता है, पुरंदर की संधि कब हुई। तो राजा जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में साथियों 1665 में पुरंदर की संधि हुई है। और इस संधि में क्या हुआ कि शिवाजी के पास जो लगभग साथियों 35 किले हुआ करते थे, क्या शिवाजी के पास जो लगभग 35 किले हुआ करते थे, उनमें से 23 किले साथियों शिवाजी को जयसिंह या फिर कहें तो औरंगजेब को देने पड़ गए। संधि थी क्योंकि मराठा साम्राज्य स्वाभिमान के लिए तो लड़ रहा था, लेकिन औरंगजेब जैसी शक्तियों से टकराना कोई मजाक बात नहीं था। औरंगजेब बहुत बड़ी शक्ति था साथियों इस समय। तो 23 किले यहां पर साथियों देने पड़ गए 35 में से शिवाजी को, और ना के बलिए बल्कि साथियों अपने पुत्र संभाजी को, अपने पुत्र संभाजी को दोस्तों मुगल दरबार के अंदर दोस्तों सेवा देने के लिए। मतलब क्या था कि साथियों कह दिया गया जयसिंह ने कि देखो आप हमसे मिलके रहो, आप हमसे समझौता करके रहो, अगर हम और आप लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप आओ आराम से मुगलों के दरबार में बैठो, आपको बढ़िया इज्जत दी जाएगी, बढ़िया सम्मान दिया जाएगा, आप मुगल दरबार में सेवा दो, मुगल दरबार के बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवाजी ने क्या कहा कि मेरा पुत्र चला जाएगा लेकिन मैं तो कभी इस तरह से नहीं जाऊंगा। तो सेवा साथियों कहते हैं कि मतलब ज्वाइन करता है यहां पर संभाजी। और आपने देखा हो तो साथियों संभाजी कभी भी औरंगजेब से साथियों झुका नहीं,
कभी औरंगजेब से झुका नहीं। तो पुरंदर की संधि में तो कुछ ऐसा यहां पर होने का काम किया था। शिवाजी ने सत्य यहां पर कुछ किले और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा देने के लिए भेजा था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद शिवाजी को लगा कि चलो हम भी देखते हैं, अगर सामान्य चीजें चल रही हैं, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, अगर हमारे क्षेत्रों का बंटवारा इसी तरह से हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1666 के अंदर शिवाजी जो थे, ये शिवाजी सत्य औरंगजेब से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। कहां पर, आगरा। कहां पहुंच जाते हैं, शिवाजी से मिलने के लिए सत्य, शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात। तो औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी सत्यो आगरा पहुंच जाते हैं, लेकिन आगरा के अंदर कुछ और ही हुआ। आगरा के अंदर और हुआ कि शिवाजी का अपना स्वाभिमान था, शिवाजी का अपना वर्चस्व था, शिवाजी का अपना सम्मान था, और औरंगजेब शिवाजी को झुकाना चाहता था। कहा जाता है कि जब दरबार के अंदर औरंगजेब का सामना शिवाजी से हुआ तो देखना चाहता था औरंगजेब भी कि कौन है वो वीर महारथी योद्धा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है वो। कहा जाता है कि उनकी बेइज्जती करने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को जो कुर्सी दी, सीट दी, जो पद दिया, जो स्थान दिया, वो ऐसी जगह पर दिया जहां पर निम्न वर्ग के लोग बैठे हुए थे, मतलब सामान्य लोग बैठे हुआ करते थे, वहां पर उनके लिए स्थान फिक्स किया गया। शिवाजी ने कहा, ये तो बेइज्जती है। आप जानते हो कहीं पर कोई सभा हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई सत्यो मीटिंग हो रही है, आपने देखा होगा वहां पर चेयर भी डाली जाती हैं। वीआईपी लोगों के लिए अलग चेयर होती है, आम जनता के लिए अलग चेयर होती है। वहीं पर जो वीआईपी चीफ गेस्ट आ रहा हो या कोई वीआईपी पर्सन आ रहा हो, आप उसे आम जनता में बिठा दें, उसे बेइज्जती लगेगी नहीं लगेगी, उसे बेइज्जती लगेगी कि नहीं लगेगी। बोले सर बिल्कुल बेइज्जती लगेगी। और यही सत्य शिवाजी के साथ हुआ था। जब शिवाजी का स्थान ऐसी जगह पर रखा गया तो शिवाजी को पसंद नहीं आया, तो शिवाजी ने निकाल के तलवार बगावत कर दी। बगावत कर दी, बोले स्वाभिमान के साथ समझौता स्वीकार नहीं है। कहा जाता है कि जब शिवाजी ने बगावत करी तो औरंगजेब के महल, औरंगजेब के घर में शिवाजी हैं साथियों, इसलिए साथियों शिवाजी को क्या कर लिया जाता है, शिवाजी को साथियों यहां पर बंदी बना लिया जाता है। शिवाजी को यहां पर औरंगजेब के द्वारा क्या कर लिया जाता है, दोस्तों शिवाजी को यहां पर कैद कर लिया जाता है। और जो कैद किया गया है ये आगरा के अंदर किया गया है। और आगरा में कहां पर साथियों, जयपुर भवन के अंदर। आगरा में कहां पर, जयपुर भवन के अंदर। रिजवाना कह रही है सर जी कमेंट पर कुछ नजर डालिए, फालतू की बातें हो रही हैं। रिजवाना मैं तुम्हारी भी कमेंट देख रहा हूं बहुत देर से, इनकी तो देख रहा हूं, तुम्हारी भी देख रहा हूं, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दे। तो हुआ क्या कि शिवाजी को बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बनाया तो शिवाजी सत्यो जयपुर जो भवन है, जयपुर महल कहेंगे, इसके अंदर सत्यो शिवाजी को बंदी बनाया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ जयपुर भवन कहां है। क्वेश्चन क्या होगा, जयपुर भवन कहां है। तो जयपुर भवन जो है अगर पूछे कहां है तो पहला ही ऑप्शन देगा आपको राजस्थान। पहला ही ऑप्शन क्या देगा, राजस्थान। और जैसे ही आपको राजस्थान ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि जयपुर राजस्थान में है, तो आप क्या लगाओगे, तुरंत सत्य जयपुर आंसर लगाओगे कि राजस्थान मतलब जयपुर जो भवन जो है वो राजस्थान के अंदर है। और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि शिवाजी को जयपुर भवन के अंदर कैद किया गया था, जयपुर भवन कहां है, तो आप उत्तर प्रदेश का आगरा लगाना, ना कि राजस्थान लगा देना। तो मैंने क्या कहा कि ये सब जयपुर भवन के अंदर रखा जाता है और जब आगरा में मिलते हैं तो शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों शिवाजी कहां थे जो औरंगजेब इनको कैद कर पाता, इतनी हैसियत थी, औकात थोड़ी थी जो शिवाजी को कैद औरंगजेब कर लेता। यहां पर हुआ ये कि कुछ समय सत्य शिवाजी रहे, कुछ समय सत्य शिवाजी रहे,
और कुछ समय के बाद कहा जाता है कि जो औरंगजेब की बहनें हुआ करती थी, मैंने आपको बताया होगा जहान आरा, रोशन आरा, मोहन आरा, ये जो उसकी बहनें हुआ करती थी, तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शिवाजी के साथ इनमें से औरंगजेब की एक बहन को प्यार वगैरह कुछ हो गया था, जिसकी वजह से औरंगजेब की बहन ने सत्य शिवाजी की मदद करी और शिवाजी सत्य यहाँ पर एक विशेष रणनीति के माध्यम से फरार हो गए। कहा जाता है कि शिवाजी ने सत्य पहले तो तबीयत बिगड़ने का कुछ लोग कहते हैं कि तबीयत बिगड़ने का बहाना लगाया, और कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने एक फेस्टिवल, एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कहा कि सभी की पार्टी है, सभी लोग आओ, बढ़िया से अपना डीजे वीजे लगेगा, बढ़िया सम्मान होगा, बढ़िया वगैरह वगैरह होगा। तो इसी तरह का एक फेस्टिवल रखा। तो एक बड़े टोकरे के अंदर सत्य लड्डू बनवाए शिवाजी ने, मतलब लड्डू मंगवाए बड़े टोकरे के अंदर। और जब सब लोग सत्य एंजॉय कर रहे थे, सब लोग सत्य क्या कर रहे थे, जब पार्टी का सत्य लुत्फ उठा रहे थे, उस समय शिवाजी उस जो बड़ा टोकरा था उसके अंदर बैठ के रणनीति के तहत सत्य फरार हो जाते हैं, ऐसा सत्य कहा जाता है। तो शिवाजी जो कैद हुए थे वो कहां हुए थे, जयपुर महल के अंदर हुए थे, ये आगरा में पड़ता है। और इसके बाद शिवाजी ने तबियत बिगड़ने की बात कही है और लड्डू के टोकरे के अंदर बहाना बना के शिवाजी सत्य क्या हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और शिवाजी को सत्य दुगनी टक्कर से क्या देते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, शिवाजी अभी तक जो भी कर रहे थे, शिवाजी का अभी तक सत्य राज्य अभिषेक नहीं हुआ था। और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इनके राज्य अभिषेक से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि शिवाजी अभी तक कर तो बहुत कुछ चुके थे, लेकिन राज्य अभिषेक अभी तक नहीं हुआ था। 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक होता है और 1674 के कुछ समय के बाद ही 1680 में, कल मैंने आपको बताया होगा, 1680 में शिवाजी की सत्य क्या हो जाती है, यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक पर बहुत क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ, तो ये सत्य 1674 में राज्याभिषेक हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारी नेवी है, जो हमारी नौसेना होती है, शिवाजी क्यों भागे? बेटा शिवाजी का अपना एक साम्राज्य था, वो तो मिलने गए तो उसने जबरदस्ती कैद कर लिए। भागने का मतलब क्या है? भागने का सीधा सा मतलब है कि उसका विरोध करते थे शिवाजी, उसका सामना करेंगे इसलिए भाग गए थे, है ना, मतलब झगड़ा रहेगा, उसने धोखे से कैद किया था ना, गद्दारी से। तो जो नेवी होती है, इस नेवी का जनक कौन कहा जाता है जानते हो दोस्तों? मराठा साम्राज्य के ये वीर शासक शिवाजी को सत्य भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ किसे आधुनिक युग में भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है? तो वीर शिवाजी को ही सत्य भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है। 1680 के समय में शिवाजी का क्या हुआ, इनकी सत्य यहां पर मृत्यु हो जाती है और शिवाजी के दरबार में रहा करते थे अष्टप्रधान। अच्छा बताना, अष्ट दिग्गज किसके साम्राज्य में रहा करते थे? जरा कमेंट करना। हाँ भाई सर, पीडीएफ नहीं मिल रहा है साइंस मैग्नेट पे, पेज क्या कह रहा है? चलो बेटा, किसी को ऐसे डायरेक्ट कमेंट मत करो, किसी को नाम लेके और ये सब मत करो आपस में। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? बेटा ग्रुप डी का एग्जाम अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन जल्दी ही आपकी डेट मिल जाएगी, क्योंकि अब रेलवे एक्टिव हो चुका है और एएलपी वगैरह के उसने बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले। और छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसमें यूपी सेस को देख रहे हैं, तो भैया यूपी पुलिस के अंदर अभी जो वैकेंसी आई थी ना, और कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबके लिए है, क्योंकि यूपी पुलिस की भैया वैकेंसी आने वाली है। अभी तो वैकेंसी एक गई है, ठीक है, अभी तो एक वैकेंसी गई है, दूसरा अभी यूपी पुलिस की साथियों वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी साथियों लगभग मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ 19,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन वैकेंसी रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, पीएससी वगैरह सब है उसमें। एक यूपी के अंदर एक और वैकेंसी अभी आ जाएगी, अगले महीने आ रही है ये वैकेंसी। ये वैकेंसी होगी साथियों जेल वार्डर की पद मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं। और एक वैकेंसी और आने वाली है यूपी के अंदर ही, जो यूपीएसआई की है, और ये वैकेंसी कितनी है तो लगभग 4500 के आसपास वैकेंसी। तो अगले महीने अप्रैल में आपको 3 बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। अप्रैल में इनके फॉर्म आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को साथ जबरदस्त तरीके से कर लो। अभी ऑफिशियल ट्वीट आ गया है, अगले महीने में साथ यूपी के अंदर ये बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है, तो आप सब लोग तैयार हो जाओ जबरदस्त तरीके से, टेंशन ना लो, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर हम बात करें तो शिवाजी के
समय में क्या रहते थे, अष्टप्रधान रहते थे। और मैंने आपसे कहा अष्टदिग्गज किसके समय में रहते थे, तो अष्टदिग्गज जो हुआ करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जो मैंने बाबर के समय में सत्यो बताया होगा कि हजारा विठल दास का मंदिर और अष्टप्रधान सत्यो कृष्णदेव राय के दरबार में रहने का काम करते थे। अष्टप्रधान जैसे अकबर के समय पर नवरत्न, नौ वह खास प्रमुख व्यक्ति जो उसे समय समय पर सत्य क्या करते रहते थे, सलाह देते रहते थे। ऐसे ही इन्होंने अपने दरबार के अंदर भी अष्टप्रधान मतलब 8 प्रमुख व्यक्ति रखे थे, जो इन्हें सत्य साम्राज्य से संबंधित और रणनीति, पॉलिसी, युद्ध आदि से संबंधित सत्यों मतलब सुझाव वगैरह देते रहते थे। साथियों अगर हम बात करें तो शिवाजी ने जो प्रधानमंत्री रखे थे, जो शिवाजी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं को कहा गया पेशवा। आगे चल के क्या होगा कि पूरी शक्ति साथियों पेशवाओं के हाथ में आ जाएगी। तो पेशवा कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेशवा साथियों शिवाजी के या मराठाओं के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये साथियों आगे चल के पूरी शक्ति को अपने हाथ में ले लेंगे। शिवाजी के द्वारा लिए जाने वाले कर कभी पूछे तो आप क्या कहेंगे, साथियों इनके द्वारा चौथ लिया जाता था, जो कुल आय का 1/4 हुआ करता था। इनके द्वारा सरदेश मुखी जो लिया जाता था, ये कुल आय का 1/10 हुआ करता था। तो दोनों के दोनों साथियों आपको टैक्स पता होने चाहिए। इसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु साथियों 1680 में हो जाती है, तो 1680 में साथियों मृत्यु होने के बाद शिवाजी के 2 पुत्र हैं, एक है राजा राम और एक है साथियों संभाजी। तो आपने जो मूवी देखी होगी वो इन्हीं संभाजी के ऊपर बनी है, मतलब शिवाजी के बाद की साथियों मूवी रहने वाली है छावा। तो इनके 2 पुत्र हैं साथियों, एक राजा राम और एक साथियों संभाजी। इसी बीच में क्या होता है कि राजा राम और संभाजी के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगता है कि भाई कौन राजा बनेगा। इनके बीच में मनमुटाव होने लगता है, जिसके बाद दोस्तों संभाजी क्या है कि शासन करते हैं, जीतते हैं और संभाजी यहां पर शासन करने का काम करते हैं। और फिर संभाजी जो हैं वो बहुत भयंकर तरीके से औरंगजेब का सामना करते हैं। औरंगजेब सत्यो मराठाओं पर क्या करते हैं, बहुत बुरी तरह से सत्यो यातना करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, या हम कहें उनको सत्यो कहीं ना कहीं टॉर्चर करने का काम करते हैं। तो संभाजी ने भी सत्यो औरंगजेब का सामना किया। और बाद में चल के क्या हुआ कि जो संभाजी है ना, संभाजी के साथ आके मिल गया था शहजादा अकबर। तो शहजादा अकबर कौन था, ये औरंगजेब का बेटा हुआ करता था, जो आपने देखा होगा मूवी के अंदर। तो शहजादा अकबर संभाजी के साथ मिल गया था और संभाजी के साथ साथ वो मिलके काम करने लगा था। शहजादा अकबर ये संभाजी की मदद करने लगा था। और दोस्तों 1689 में दोस्तों इस औरंगजेब ने आक्रमण करके संभाजी को मार दिया। जब संभाजी को मार दिया तो दोस्तों कहा जाता है कि संभाजी के पुत्र जो साहू हुआ करते थे, ये गद्दी पर बैठते हैं और इनको सत्यो औरंगजेब क्या कर लेता है दोस्तों, कैद कर लेता है, जो उस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया। तो औरंगजेब सत्यो साहू जी कौन है, संभाजी के पुत्र। शिवाजी के पुत्र कौन हुए, राजा राम और सत्यो संभाजी। संभाजी के पुत्र कौन हुए, तो शिवाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र हुए साहू जी। साहू जी को सत्यो औरंगजेब यहां पर कैद कर लेता है और सत्यो फिर राजा बन जाते हैं राजा राम। राजा राम जो अभी सत्यो संभाजी के भाई हुआ करते थे, ये 1689 में सत्यो राजा बनते हैं। और इसके बाद राजा राम के शासन काल में सत्यो सरदार स्वतंत्र सेना रखकर अपने क्षेत्र पर क्या करने लगते हैं, अपने क्षेत्र पर अपने हिसाब से शासन करने लगते हैं। 1699 के समय पर ये अपनी राजधानी को रायगढ़ से सतारा ले जाते हैं। और क्वेश्चन सबसे वेरी इंपोर्टेंट होता है कि शिवाजी अपनी राजधानी को कहां रखे थे, तो शिवाजी अपनी राजधानी को रायगढ़ रखे थे, लेकिन रायगढ़ से सतारा तक इनकी राजधानी जाती है। लेकिन शिवाजी ने अपनी राजधानी को कहां रखा था, रायगढ़ रखा था। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पेशवाओं का काल आता है। पेशवा अपने हाथ में शक्ति लेते हैं और फिर चीजें आगे चलने लगती हैं। इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई किसी को दिक्कत समस्या हो तो बताओ। एक बार मैं आपके डाउट ले लेता हूं, उससे पहले बता दूं कि भैया हमारा जो जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आप कंप्लीट जीके की तैयारी कर सकते हो। ये 499 रुपए में साथियों साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर मिलता है। कंप्लीट जीके मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। इसमें साथियों क्वेश्चन और थ्योरी दोनों रहेंगे। लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें आपको करने के लिए मिलेंगे, मतलब थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज रहेंगी। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अगर आप तो सभी का एक फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, कॉम्बो पैकेज लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस अमाउंट पर, इस प्राइस पर ले सकते हैं साथियों कोर्स, जिसमें आपको सभी के फाउंडेशन बैच मिल जाएंगे। कैसे लेंगे, तो साथियों साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर जाके कोर्स वाले फोल्डर में सेलेक्ट करेंगे। यहां पर जाने के बाद साथियों आपको क्या मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस का निर्माण फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। जाके आप इसे बाय करेंगे तो साथियों आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अभी बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। एक बच्चा कह रहा है सर भीमा कोरेगांव का युद्ध पढ़ा देना। बेटा उससे कभी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता,
लेकिन आप फिर भी गूगल पे कर लेना, अब आपको पता ही होगा, है ना, भीमा कोरेगांव का वो क्वेश्चन कभी उसके बेटा बनता नहीं है। चलो, कलम के बादशाह कह रहे हैं भीमा कोरेगांव का युद्ध भी पढ़ा दो। चलो बेटा पढ़ा देंगे, तुम्हारी अब इतनी इच्छा आ रही है तो। हाँ भाई, किसी का कोई डाउट है क्या बेटा? ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 8 क्लास में हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग 8 से 10 क्लास में खत्म, 10 नहीं लगेंगे, 8 में ही खत्म हो जाएगी, उसमें है नहीं कुछ इतना। तो एक बार वीडियो को भाई सारे बच्चे लाइक कर दो, जिसने भी लाइक नहीं किया, और ये लाइक का काम तुम्हारा है डेली बेटा, कम से कम 1 के लाइक तो होने चाहिए हर वीडियो पर, ठीक है, 1 के लाइक हर वीडियो पर होने चाहिए। तो बेटा इतना तो सपोर्ट आप किया करो, चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि साथियों आपको समय समय पर चीजें सही टाइम पर मिलती रहा करें। जैसे मैंने आज आपको यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन का बस शॉर्ट में ही बता दिया है ना, इतना ही काफी है बताने के लिए। तो ये सब चीजें साथियों थोड़ा ध्यान रखा करो, अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से चीजों को कवर किया करो। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। किसी का डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? तो बेटा अभी एनटीपीसी का एग्जाम अगले महीने होने के चांसेस हैं, वो भी लास्ट में, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। दरअसल मैंने एक आरपीएफ की कट ऑफ की वीडियो बना दी थी, और बड़ा मतलब भयंकर तरीके से कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। हालांकि मेरी कट ऑफ जो एक्सपेक्ट कट ऑफ होती है वो कभी गलत नहीं जाती है। हुआ कि साथियों, मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी थी शाम को 3-4 बजे के करीब, लेकिन उस वीडियो को हमारी टेक्निकल टीम डाल नहीं पाई, बहुत लेट पड़ी, जब तक बहुत सारे लोगों ने साथियों कट ऑफ बना दी। बाद में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी ही जितनी कट ऑफ थी उतनी ही बताई, फिर बाद में कह रहे थे सर आपने उनका कॉपी कर लिया, या आपकी कॉपी मतलब सेम डाटा मिल रहा है। तो मैंने यार वो 3 बजे कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो टेक्निकल टीम ने लेट डाली, कोई बात नहीं है। तो ऐसी वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि ऐसे मतलब हम ऐसी वीडियो मतलब कभी चैनल पे नहीं देखे, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। दोस्तों जहां आपको सही गाइड देने की जरूरत होती है ना, मैं करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिया, आप सब लोग देख लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ तो उसमें बहुत एनालिसिस करके साथियों, है ना, वो कभी गलत जाती नहीं है, बहुत जबरदस्त लेवल पर चीज है उसमें बेटा, क्लास पढ़ाने से ज्यादा टाइम लगता है उस वाली वीडियो पर। चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू टू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाना सब।